नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्नेहा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा। मतदान की शुरुआत आपको बता दें 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। वह बिल्कुल वहीं देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में 13 मई को विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनावों के नतीजे 4 जून को आएंगे और जो 2024 जो है 4 जून की उस दिन नतीजे आएंगे। 26 विधानसभा पर उपचुनाव होना है। बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल, राजस्थान, साथ ही साथ तमिलनाडु में उपचुनाव होने हैं। सभी 26 विधानसभा पर उपचुनाव होगा और राजनीतिक दलों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दामनी, आपको बता दूं स्नेहा, दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगी कि 537 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है और इन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर चुनाव आयोग द्वारा काम किया गया है। इनमें से 284 को लिस्ट से बाहर निकाला गया है और 253 को इनएक्टिव किया गया है। यानी कि ये अलग अलग तरह की सुविधाएं लेते हुए पॉलिटिकल पार्टी के माहौल को खराब कर रही थी। इस तरह की बातें बताई गई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इन पार्टीज को इनएक्टिव कर दिया गया है। बिल्कुल दामिनी, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि उनकी टीम पूरी तरह तैयार है और उन्होंने कहा है कि हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा वादा है कि हम राष्ट्रीय चुनाव इस तरह से कराएंगे जिससे विश्व मंच पर भारत की चमक बढ़ सके। यानी कि आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, काफी अच्छे से तैयार है इलेक्शन कमीशन। और जैसे विपक्ष कहता है कि चुनाव में बहुत सी ऐसी अनियमितताएं होती हैं, उसके लिए भी रेडी है और इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की बहुत अच्छी छवि बनाने के लिए भी तैयार है और इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, ऐसा जो प्रमुख है उन्होंने कहा है। और बिल्कुल हो भी क्यों ना स्नेहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है इसे, लोकतंत्र का महापर्व है और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम तैयार है, अब वोटर्स को तैयार होने की बारी है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि देश को वास्तव में उत्साहपूर्ण लोकतांत्रिक माहौल देने के लिए वो लोग प्रतिबद्ध है। आपको बता दें ये 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है और 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधानसभाओं का कार्यकाल भी हाल फिलहाल में जून 2024 में ही समाप्त होने वाला है। बिल्कुल, साथ ही साथ दर्शकों को ये बता दें कि सीसी राजीव कुमार ने कहा है कि हमारा वादा है कि हम राष्ट्रीय चुनाव इस तरह से कराएंगे जिससे विश्व मंच पर भारत की चमक बढ़ सके। यानी कि इलेक्शन कमीशन पूरा कॉन्फिडेंट देता हुआ नजर आ रहा है राजनीतिक पार्टियों को कि उनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। साथ ही अगर हम ये देखें कि चुनाव आयोग का जो चीफ है उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक तौर पर भारत की जो छवि है उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हर चुनाव को संविधान की ओर से सौंपी गई एक पवित्र जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रतिबद्ध पर अटल है। यानी कि जो ब्लेम लगता है, आपने देखा होगा दामिनी, बहुत से चुनाव आयोग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं अक्सर इल्जाम लगाती हुई नजर आती हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कमी रह गई होगी या फिर चुनाव के दौरान अनियमितताओं की बात करें या फिर वोटिंग के दौरान बहुत सी ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं जिससे इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस बार जब शुरुआती दौर में ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो उन्होंने स्टार्ट ही इस टॉपिक को लेकर किया कि इस बार चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से कराए जाएंगे, बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर, पार्टियों को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर हम ये देखें कि छवि को, भारत की छवि को बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान में रखा गया है क्योंकि पूरे विश्व में यहाँ पर भारत की छवि को अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी इस बार के चुनाव के जरिए। बिल्कुल स्नेहा, चुनाव आयोग पूरी तरह से भारत की छवि को ध्यान में रखकर अग्रसर है, 100 कदम उठा रहा है। और जैसे कि चुनाव आयोग ने साफ कहा है, जैसे कि आपने भी बताया कि कई बार ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके बारे में भी चुनाव आयोग ने बताया, वो क्या बताया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको वोटर्स के बारे में बताना चाहूंगी। आपको बता दें इस बार काफी भारी तादाद में नए वोटर्स का भी इजाफा हुआ है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये चीज बताई कि देश में 19 साल तक के 21.5 करोड़ वोटर्स युवा है, यानी कि युवा वोटर्स की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें
फर्स्ट टाइम वोटर्स की, तो आपको बता दें कि करीब 1,82,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट करने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ी तादाद में नए वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। तो अब ये चीज एक नई सामने निकल कर आएगी कि जब नए वोटर्स वोट करेंगे तो उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है चुनाव पे, वो देखना दिलचस्प होगा। और आपको बता दें कि ये सभी लोग अपना भविष्य तय करने के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और युवा वोटर्स की यहाँ पर बात हुई है तो देखिए, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुई उसमें वोटर्स का जिक्र हुआ और मतदान का जिक्र हुआ, क्योंकि वोटिंग जब डेट सामने आती है तो वोटर्स का भी जिक्र होता है। तो इसमें ये खास बात देखी गई और पहले भी कई ऐसे डेटा सामने आए जिसमें कहा गया कि युवा वोटर्स इस बार बहुत ज्यादा रहेंगे, नए वोटर्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे। यानी कि लिस्ट जो आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जितने भी वोटर्स हैं, जो रेगुलर वोटर्स हैं वो तो हैं ही, युवा वोटर्स बढ़े हैं, साथ ही साथ अगर हम नए वोटर्स अदर देन युवा की बात करें तो वो भी बढ़ते हुए इसमें दिखे हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं चुनाव जो है उनके रिजल्ट्स पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो नए युवा वोटर्स हैं या फिर जो नए वोटर्स हैं उनकी चॉइस अभी किसी को पता नहीं है, वो कहाँ वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, अभी कोई नहीं जानता है। तो इस बार का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वोटर्स बड़े हैं और वोटर्स की जो कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी के वोटर्स जिसमें बढ़ते हुए दिखे हैं, तो हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी चॉइस क्या है, क्योंकि जो रेगुलर वोटर्स हैं उनका लगभग अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने वाले हैं। लेकिन अगर हम नए वोटर्स की बात करें, युवा वोटर्स की बात करें, तो अभी उनकी चॉइस जो है इतनी हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, एस्टिमेट भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी चॉइस एकदम क्वेश्चनेबल है। अब जो भी उन्होंने सोचा होगा, जो नए वोटर्स होंगे उन्होंने, या फिर जो युवा वोटर्स होंगे उन्होंने, उसके हिसाब से इस बार का चुनाव बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आगे बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कैसे वोटिंग वाले दिन वोटिंग होती है, कैसे सुरक्षा बल जो रहते हैं वो तैनात रहते हैं। एक और चीज दामनी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो सुरक्षा होती है चुनाव में, जो बूथ्स होते हैं उन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी कराई जाती है, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने साफ कहा है कि निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, एकदम निश्चिंत रहिएगा। साथ ही साथ इलेक्शन जो होने वाले हैं, जो वोटिंग होने वाली है वो निष्पक्ष है, किसी भी तरह की कोई भी अनियमितता नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की छवि को अच्छा बनाएंगे। तो भारत की छवि तभी अच्छी बनेगी जब निष्पक्ष तौर पर, साथ ही साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में अगर वोटर जाए और वोट करे, कुछ भी ऐसी खबर सामने ना आए जिससे भारत की छवि पर कोई भी सवाल खड़े हो। बिल्कुल स्नेहा, जैसे कि आपने कहा कुछ भी ऐसी खबर सामने ना आए, हालांकि उम्मीद तो की जाती है और हर बार की जाती है कि कुछ भी ऐसी खबर सामने ना आए जिससे कि भारत की छवि पर और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन की छवि पर कुछ भी गलत असर हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब मतदान होता है उसके बाद कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं और कई सारी कह सकते हैं कि राजनीति एकदम चरम पर दिखाई देती है उस दौरान पे। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से जनता को यह आश्वासन दिया है और कह सकते हैं कि जनता को भरोसे में लेने की कोशिश की गई है यहाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से चीजों का जिक्र किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक चीज बड़ी अच्छे से और बहुत क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कही है, मैं वो चीज दोहराना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि हम 3 लोगों की बेंच है, हम तीनों यहाँ है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है और अब वोटर्स को तैयार होने की बारी है। यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने ये सीधे कह दिया है कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा, पूरी तरह से उनकी तैयारी पूरी तरह से। अब बारी है जनता की, बारी है वोटर्स की, बारी है मतदान केंद्रों पर जाकर वोट करने की और इलेक्शन कमीशन पर एक विश्वास रखने की। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में कुल 96.8 करोड़ ऐसे हैं जो मतदान करने वाले हैं, जिसमें से करीब 49,70,00,000 पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं हैं। हालांकि यहाँ पर भी देखा गया है कि पुरुषों का आंकड़ा महिलाओं से ज्यादा है, लेकिन अगर हम पिछली बार की कंपैरिजन करें तो कई मतलब पिछले बार की तुलना में अगर हम देखें तो जाहिर है कि इस बार महिलाओं का आंकड़ा बढ़ा है और उम्मीद है कि आगे और महिलाओं का आंकड़ा बढ़ेगा। इसके अलावा ये तो पुरुष और महिला की बात थी, इसके अलावा और भी अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि स्नेहा ने बताया था कि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरह के वोटर्स है, अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सभी आंकड़ों का खुलासा किया है अपनी रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने उन आंकड़ों के बारे में बताया है। तो मैं चाहूंगी स्नेहा कि आप उन आंकड़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल, देखिए जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि ट्रांसजेंडर्स की अगर बात करें तो हम 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर्स इस बार देखने को मिलेंगे। 85 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लगभग 80 लाख लोग यहाँ पर देखे जाएंगे और 2,18,000 के 100 साल से ज़्यादा के मतदाता हैं, यानी कि आप देखिए 2,18,000 के 100 साल के से ज़्यादा के मतदाता हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी 100 साल के लोग उपस्थित है, वो भी 2,18,000 लोग। ये कम तादाद नहीं है लोगों की। 100 साल के लोग वोट करने भी जा रहे हैं, ये बड़ी बात है और उनको भी देश की चिंता है, ये बड़ी बात है। उनको भी वो अभी भी अपना इसको अधिकार समझते हैं, हालांकि बिल्कुल अधिकार है, लेकिन 100 साल एक उम्र होती है और उसके बावजूद वोट देना एक बड़ी बात होती है। तो अगर भारत देश में 100 साल के वोटर्स हैं तो इससे भी भारत देश की जो छवि है बहुत अच्छी दिखती नजर आएगी। ज्यादा मतदान होंगे तभी निष्पक्ष तौर पर यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हमेशा कहा जाता है कि मतदान अच्छी संख्या में होने चाहिए। अगर गिने चुने मतदान होते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत ही हम अनुमान नहीं लगा सकते उसका, लेकिन कहा जाता है कि अगर मतदान कम हुए हैं तो यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो किसी पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहा है तो उस हिसाब से अगर वोट किए गए हैं तो निष्पक्ष पूरी तरह से नहीं माना जाता है। लेकिन अगर मतदान अच्छी तरीके से हुए, अगर जो परसेंटेज है मतदाताओं का वो पूरा सामने आया है, या थोड़े बहुत कम तो रहेंगे मतदान, लेकिन एक एवरेज से ज्यादा अगर आता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। और ये भी कहीं ना कहीं भारत की छवि, जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है भारत की छवि बनाने में, क्योंकि अलग अलग जैसे ट्रांसजेंडर्स की हमने बात कही तो ट्रांसजेंडर्स भी लगभग 48,000 हैं। अब 48,000 ट्रांसजेंडर अगर वोट कर रहे हैं, पहले देखिए ट्रांसजेंडर हुआ करता था कि सिर्फ घर में रहा करते थे और पर्टिकुलर समय पे जो भी उनका काम है वो किया करते थे, लेकिन अब वो भी अपना अधिकार समझ चुके हैं, वो भी घर के बाहर निकल रहे हैं। 48,000 अगर इस साल रजिस्टर्ड है और वोट करने वाले हैं तो हम मान सकते हैं कि आने वाले सालों में और भी इसमें तादाद बढ़ती हुई दिखेगी। और जैसे जैसे मतदाता बढ़ेंगे भारत का जो इलेक्शन है वो और अच्छा माना जाएगा। बिल्कुल स्नेहा, जिस तरह से आप कह रही है कि मतदान कितने प्रतिशत मतदान हुआ है वो बहुत मैटर करता है, कि निष्पक्ष वोट हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं या नहीं, ये चीज क्लियर करने में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 100 साल से ऊपर के भी भारी तादाद में लोग हैं, करीब 2,18,000 ऐसी जनता है जो 100 साल से ऊपर है और मतदान के लिए रजिस्टर्ड भी है। इसको लेकर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, हालांकि देश भर में बहुत उत्साह होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर ज़ाहिर मतदान करने जाता है। करीब 97 करोड़ मतदान होना देश में एक बड़ी बात है और इतनी भारी तादाद में ये जो मतदाता है, जाहिर है कि वोट तो करेंगे, मतदान देंगे, लेकिन जो 100 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता है, इनको लेकर एक चुनाव आयोग द्वारा एक चीज कही गई थी। मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा होगा कि किस तरह से वृद्ध मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे थे, फिर चाहे वो व्हील चेयर पे ही क्यों ना मतदान केंद्र पहुंचे हो या कोई किसी को उठा के ही क्यों ना लेके आया, ऐसे बहुत सारी खबरें सामने आई थी। तो यानी कि एक चीज यहाँ देखी गई है कि लोगों में मतदान को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। आज की जो जनता है, हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जागरूक है और इस बार तो युवा वोटर्स का भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, तो एक एक्साइटमेंट भी है फर्स्ट टाइम वोटर्स में। तो ये चीज भी नजर आएगी कि हो सकता है कि इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा प्रतिशत वोटिंग देखने को मिले। और बात करें अगर हम वृद्ध वोटर्स की, तो चुनाव आयुक्त द्वारा 85 साल से ज्यादा के वोटर्स को बैलेट पेपर की सुविधा भी दी गई, यानी कि मतदान केंद्र में जाए बिना भी वोटिंग कर सकते हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको बता दूं, राजीव कुमार ने ये चीज कही है कि उनकी टीम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चीज मैंने पहले भी कही थी और मैं ये चीज फिर दोहरा रही हूँ। दरअसल मैं ये चीज बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि ये चीज पर इलेक्शन कमीशन द्वारा भी काफी ज्यादा प्रेशर दिया गया है, इस चीज को क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कहा गया है और एक बड़ी तवज्जो दी गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि उनकी टीम तैयार है। जैसे कि हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन के 2 और
आयोगों की नियुक्ति हुई थी। बिल्कुल। तो उसके बाद अब उनकी टीम पूरी तरह से तैयार हो गई और अब जरूरत है हमें तैयार होने की, जनता को तैयार होने की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नारा भी दिया है। इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा है कि चुनाव का पर्व देश का पर्व। यानी कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मोदी जी को लेकर ट्विटर हैंडल्स, कुछ राजनेताओं के ट्विटर हैंडल्स पर नीचे लिख के आ गया था मोदी का परिवार। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एक ट्रेंड देश में बनता जाता है तो कुछ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी अपना ट्रेंड बनाते नजर आते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव का पर्व देश का पर्व, यानी कि एक त्योहार की तरह ये पूरा जो लोकसभा चुनाव है, साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, वो पूरा त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व कहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। भारत देश का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहती है। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी सांसद का बयान सामने आया था दामिनी। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यानी कि हम एक तरीके से देखें तो प्रधानमंत्री की जो छवि है वैश्विक स्तर पर काफी अच्छी बनी हुई है। बाहर के लोग, अमेरिका के लोग ये चाह रहे हैं, अमेरिका के सांसद ये चाह रहे हैं कि जो भारत में प्रधानमंत्री हैं वही दोबारा आए। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जनता का रुख भी कहीं उस तरफ हो। जनता दोबारा चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि और देखिए बात सियासी गलियारों में ऐसी हलचल होती रहती है कि प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारी करती हुई दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब फेस की बात आती है, सीएम फेस की, सीएम चेहरे की बात आती है तो और पीएम के चेहरे की बात आती है तो हमेशा ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर हम और भी राजनीतिक पार्टियों, कांग्रेस की अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, अभी भी देखिए उसमें ये क्लियर नहीं है कि उनका परफेक्ट लीडर कौन है। अभी भी असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव के रिजल्ट्स की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन आप देख रहे होंगे, दर्शक भी देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहूं तो प्रधानमंत्री का जो लेवल है वहां से लेके और एक कार्यकर्ता जो है वो पूरा इन्वॉल्व दिख रहा है। साउथ में थोड़ी भारतीय जनता पार्टी वीक नजर आती है, इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ में बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। उनको जहां जहां कॉन्फिडेंस है, जहां जहां के लोगों पर उनको भरोसा है, वहां थोड़ा कम जा रहे हैं। लेकिन आज भी देखिए उनका साउथ में दौरा था और वहां पर भी उनकी रैली थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं, खुद भी फोकस्ड है। ऐसा नहीं है कि साथ ही साथ हम बिल्कुल राहुल गांधी की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात हो रही है तो बिल्कुल वो अपनी भी जोर की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखो हर जगह वो जा रहे हैं, मध्य प्रदेश गए, गुजरात गए, उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, हर जगह वो अब मतलब वो भी पूरे जोरों से लगे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को देखें, सब अपनी पूरी तैयारी में लगी है, लेकिन फिर यही चीज सामने आ जाती है कि आके प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला है कौन। बिल्कुल दामिनी, बिल्कुल स्नेहा, एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला कौन है। जैसे आपने अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रधानमंत्री हो या फिर चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो, हर कोई बिल्कुल एकदम कमर कस ली है चुनाव प्रचार प्रसार में। लेकिन फिर आज मैं आपको बता दूं कि आज चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इलेक्शन की तारीख में पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। तो आज चुनाव आयोग के इलेक्शन की तारीख के ऐलान करते से ही देश में आचार संहिता लग गई है। यानी कि अभी पिछले कुछ दौर में हम ये चीज देख रहे थे कि लगातार चुनाव रैलियां तो हो रही थी, लेकिन इन रैलियों में कहीं ना कोई सरकारी घोषणा शामिल थी। कहीं ना कहीं अलग अलग शिलान्यास किए जा रहे थे। लगातार हम देख रहे थे अलग अलग दौरे कर रहे थे और इन दौरों में शिलान्यास हो रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं, तमाम योजनाओं के शिलान्यास हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि आज से आचार संहिता लग चुकी है, ना ये शिलान्यास होंगे ना ये लोकार्पण होंगे। और ये चीज में मैं आपको बता दूं कि इस बार आचार संहिता में ये चीज एक खास है कि ना ही किसी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि लगातार किसी मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो किसी न किसी धार्मिक स्थल पर धार्मिक चीजों को मुद्दा बनाकर राजनीति भी हो रही थी और इन्हीं को लेकर प्रचार प्रसार भी हो रहा था, वोट साधने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज से आचार संहिता लग चुकी है तो इन तमाम चीजों पर रोक लग जाएगी।
और इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से इस पर ध्यान रखने की बात कही और साथ साथ उन्होंने कहा है, उन्होंने वादा किया है, मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन द्वारा ये वादा किया गया है, उन्होंने कहा है कि हम चुनाव इस तरह से कराएंगे जिससे विश्व मंच पर भारत की धमक बढ़ सके। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले थे कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है और 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है, जिसमें से 10,50,000 पोलिंग स्टेशन है, 55 लाख से ज्यादा ईवीएम है। और सीईसी ने कहा है कि चुनाव आयोग अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करवा चुका है। मतलब कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास में तब से लेकर आज तक, जब से लोकतंत्र बना है तब से लेकर आज तक 2024 तक इलेक्शन कमीशन में आपको बता दूं कि 17 आम चुनाव करवा चुका है और साथ ही साथ 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करवा चुका है। तो एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है और उसी के मद्देनजर, उसी तजुर्बे के साथ इस लोकसभा चुनाव की तैयारी भी की गई है इलेक्शन कमीशन द्वारा और तमाम आंकड़े भी जारी किए गए हैं। अब हालांकि देखना ही होगा क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है आज से, तो अब किस तरह से राजनीतिक पार्टियां वोट साधने की कोशिश करती है और क्योंकि तमाम चीजों पर एक कह सकते हैं कि एक बाउंडेशन लग गया है, तब उस बाउंडेशन के बाद किस तरह से एक नया रास्ता अपनाया जाता है, नई रणनीति अपनाई जाती है, वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया चुनावी आंकड़े बताए कि इलेक्शन कमीशन ने कितने चुनाव करवा चुके हैं, तो जैसे आपने बताया कि 400 से ज्यादा आम चुनाव, लगभग विधानसभा चुनाव 400 से ज्यादा करवा चुके हैं। और इसमें और भी जानकारी है, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 16 उपराष्ट्रपति चुनाव भी चुनाव आयोग ने करवाए हैं। उन्होंने कहा, आज जो इलेक्शन कमीशन की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि 2 साल तक चुनाव की तैयारियां की गई है। यानी कि आप सोचिए कि इस लोकसभा चुनाव के लिए, इस लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, जो वोटिंग की डेट्स सामने आ चुकी हैं, उसको लेकर अगर हम देखें तो 2 साल पहले से चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा था। ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प कहेंगे हम, साथ ही साथ एक तरीके से हम मेहनत कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जितने भी लोग हैं उनकी तमाम तैयारियां, जो डेटा सामने निकाल के पेश करते हैं, देश को दिखाते हैं, साथ ही साथ जो और भी उनकी तैयारियां होती हैं, बूथ्स की क्वांटिटी, बूथ्स में कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, लोगों को भी सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि देखिए आचार संहिता लग जाती है तो राजनीतिक पार्टियां तो अब लोगों के लिए अभी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आचार संहिता लगी हुई है। तो चुनाव आयोग की तरफ से लोगों को कुछ परेशानी ना हो, उसकी पुरजोर तैयारी रहती है। साथ ही अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो जैसे उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये बात कही कि हम इतने चुनाव करवा चुके हैं, यानी कि वो देश की जनता को आश्वासन देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए और वोट दीजिए, जो आपका मत है उसमें वोट दीजिए। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि किसी भी अफवाहों में ना जाए, क्योंकि ईवीएम को लेके, जैसे ईवीएम का जिक्र हुआ, तो मैं ईवीएम को यहाँ पर इसलिए हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि हमेशा देखा हमने, जब भी इलेक्शन हुए, विधानसभा के भी अभी चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी चुनाव हुए, जब नतीजे आ गए उसके बाद ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए। तो ईवीएम पर जब सवाल खड़े होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है, अभी जब कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उसमें हमेशा जो आयुक्त है उनका कहना होता है कि आप अफवाहों में ना जाएं, जो आपको सही लगे वो कहे। सबसे बड़ी बात ईवीएम को लेकर जो मैं कह रही थी कि ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी लगता होगा कि आखिर सभी राजनीतिक दल ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि निष्पक्षता जो है देश से खत्म होती जा रही है। इसीलिए चुनाव आयोग बार बार ये कहता हुआ दिखा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बार बार ये कहते हुए सामने आया कि आप बेफिक्र रहिए। भारत की छवि को आगे बढ़ाने के लिए ये लोकसभा चुनाव जो है, भारत की छवि को मेंटेन करने के लिए और जो वैश्विक तौर पर भारत की छवि को अच्छा बनाने के लिए इस लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुत अच्छे से की गई है। बिल्कुल स्नेहा, भारत की छवि को बिल्कुल ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें की और इन तमाम बातों में एक और चीज कही कि इस बार 7 फेज में वोटिंग होनी है, यानी कि ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो अलग अलग 7 चरणों में होने वाला है। तो इन 7 चरणों की डिटेल्स मैं आपको इस वक्त यहाँ देना चाहूंगी। देखिए, आपको बता दूं कि जो पहला फेज है, उस पहले फेज में कुछ राज्य हैं जिनमें चुनाव होंगे, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो पहले फेज में
इन तमाम राज्यों में चुनाव होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और राजस्थान शामिल है। और उसके बाद अगर हम बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 का जो नोटिफिकेशन है वो 28 मार्च को आ जाएगा, ठीक है, और उसकी जो पोलिंग है वो 26 मार्च को होने वाली है। तो नोटिफिकेशन 28 मार्च को आ जाएगा, 26 मार्च को उसकी पोलिंग होने वाली है। उसके बाद अगली बात हम फेज 3 की करते हैं, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो 7 अप्रैल को आ रहा है और 7 मई को इसकी पोलिंग होगी। इसमें 12 राज्य शामिल होंगे, आपको बता दूं, और 3 जो नए राज्य हैं उसमें भी चुनाव शुरू होंगे। तो इस तरह से अलग अलग फेज में किया जा रहा है। और बात करें अब फेज 4 की, तो 18 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसकी पोलिंग 13 मई को होने वाली है। 30 मई को फेज 5 की पोलिंग होने वाली है और 26 मई को फेज 6 की, यानी कि अब बात करते हैं आखिरी फेज की, तो 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आएगा और 1 जून को फेज 6 की भी पोलिंग हो जाएगी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि करीब 19 अप्रैल से ये शुरू होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से होगी और आखिरी चरण तक 1 जून तक इसकी वोटिंग चलेगी। अलग अलग फेजेस में वोटिंग चलेगी, अलग अलग राज्यों में वोटिंग चलेगी और इसको लेकर नोटिफिकेशंस हालांकि कुछ दिन पहले आ जाएंगे कि कौन कौन से राज्यों में कब कब वोटिंग होगी, लेकिन पहले फेज के राज्यों के नाम अभी ही सामने आ चुके हैं और बाकी के आने वाले फेजेस में राज्यों के नाम भी आ जाएंगे वोटिंग से कुछ दिन पहले। और उसके बाद वोटिंग की डेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस दिन वोटिंग होने वाली है। तो इस तरह से 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक ये वोटिंग चलेगी और उसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। यानी कि 4 जून को चीजें सामने हो जाएगी कि आखिर जो 97 करोड़ मतदाता है उन्होंने किस पार्टी को चुना है, कितना प्रतिशत किस पार्टी को गया है और कितने प्रतिशत वोटर्स का रुझान किस पार्टी की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत ही जल्द, क्योंकि 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग है दामनी और 4 जून को रिजल्ट सामने आएंगे। यानी कि आप सोचिए सिर्फ 3 दिन के अंतराल में या 2 दिन हम मान के चले तो रिजल्ट सामने आते दिखेंगे। बहुत ही कम समय में रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बहुत ही मेहनत लगेगी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वोटर्स भी बड़े हैं और नए नए वोट्स भी सामने आएंगे। तो बहुत ही दिलचस्प होगा ये लोकसभा चुनाव। और अब आगे ये देखना होगा कि वोटर्स किसको चुनते हैं, किसके तरफ रुझान होता है। वोटर्स, युवा वोटर्स भी हैं तो युवा वोटर्स किसकी तरफ जाते हैं, जो नए वोटर्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं। तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ये दोनों बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। आगे ये देखना होगा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ये सारी चीजें हेल्ड करवाता है, वोटिंग बूथ्स में कैसी तैनाती रहती है सुरक्षा बलों की और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन कितना सख्त नजर आता है, ये देखने वाली होगी। तो तमाम चुनावी अपडेट्स के लिए और खबरों में लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।